आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिविजनल चार्ट्स के बारे में। हम जानते हैं कि पराशर जी ने हमें 16 डिविजनल चार्ट्स बताए हैं और हर डिविजनल चार्ट किसी ना किसी हाउस के बारे में बताता है उसे डिटेल में समझने के लिए। क्योंकि वैसे तो अगर हम अपने D1 चार्ट को देखते हैं तो उसी चार्ट में हम उसके हाउस में पड़ने वाले प्रभाव को देखकर या हाउस के लॉर्ड पर पड़ने वाले प्रभाव को देखकर या कारक को मतलब हाउस लॉर्ड और कारक तीनों को अगर हम देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हाउस हमारा कितना बली है, कितना वीक है, कितना पाप प्रभाव में है, कितना शुभ प्रभाव में है। लेकिन फिर भी उसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हमें उस भाव संबंधित वर्क चार्ट को देखना होता है। लेकिन आज हम किसी वर्क चार्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ कुछ ऐसे बेसिक रूल्स के बारे में जो डिविजनल चार्ट्स में यूज किए जाते हैं, जो हर चार्ट के लिए इक्वली अप्लाई होते हैं। तो हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर चार्ट में हमें नोटिस करनी होती हैं। सबसे पहला तो हमारे जो डिविजनल चार्ट्स हैं उनका यूज क्या है कि जो हमारा D1 चार्ट का लग्नेश है, यानी हमें लग्नेश की स्थिति को देखना है। वैसे तो हमें सभी प्लैनेट्स की स्थिति को देखना होता है डिविजनल चार्ट्स में कि उनकी कैसी स्थिति है, क्योंकि जो प्लैनेट डिविजनल चार्ट्स में जितनी अच्छी पोजीशन पे जाएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने D1 चार्ट में किसी भी प्लैनेट को देखा और कहा कि ये बहुत अच्छा है, प्लेस्ड है, मतलब कुंडली के अच्छे भाव में प्लेस्ड है या कुंडली की सॉरी स्वराशि या उच्च की राशि में है, तो हमें कहेंगे प्लैनेट बहुत बली है। तो ऐसी कंडीशन में हमें उसे डिविजनल चार्ट्स में भी देखना होगा उसकी क्या कंडीशन है। और हमारी कुंडली के जो अच्छे प्लैनेट होते हैं, जैसे त्रिकोण के स्वामी होते हैं या केंद्र के स्वामी होते हैं या कोई एक योग कारक प्लैनेट होता है, इस तरह के जो भी प्लैनेट होते हैं वो डिविजनल चार्ट में जितनी ज्यादा अच्छी स्थिति में होंगे, अच्छी स्थिति का मतलब क्या है, डिविजनल चार्ट में भी वो या तो स्वराशि होंगे या मित्र राशि होंगे या उच्च की राशि होंगे, यानी शत्रु राशि या नीच राशि ना हो, और स्पेशली ज्यादातर क्रूर ग्रहों के वर्ग में ना हो। तो ये चीजें थोड़ी सी हमें देखनी होती है तो हम उस प्लैनेट को अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम लग्नेश की बात करें, जो भी हमारे डिवीजन D1 चार्ट का लग्नेश है, वो क्रूर ग्रह भी हो सकता है, वो सौम्य ग्रह भी हो सकता है। उसको हमें ये देखना होता है कि वो क्रूर षडवर्गों में नहीं होना चाहिए। मतलब क्रूर षडवर्गों का मतलब है कि क्रूर ग्रह की राशि में नहीं होना चाहिए। कई बार इसे हम ऐसे भी समझ लेते हैं कि क्रूर राशियों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितने भी ऑड साइन है उन्हें हम क्रूर राशि समझते हैं और जितने भी इवन साइन है उन्हें हम सौम्य राशि समझते हैं। तो हमें ऐसे नहीं समझना है, हमें इसी तरीके से मानना है कि जो भी क्रूर ग्रह की राशियां यानी शनि की राशियां हैं, मंगल की राशियां हैं या सन की राशियां हैं, तो उन्हीं को हमें क्रूर राशियां मानना है। तो पहला नियम तो अगर हमारा लग्नेश ज्यादातर, क्योंकि हम पूरे 16 चार्ट्स को तो हमेशा नहीं देखते हैं, लेकिन 6 वर्गों को जिसे हम षड वर्गों की कैटेगरी में लेते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग होते हैं हमारे, उन 6 वर्गों में तो हमें जरूर देखना होता है। तो उन षड वर्गों में हमारे कौन कौन से वर्ग आते हैं? D1, D2 जिसे हम होरा चार्ट कहते हैं, D3 जिसे हम दृष्टिकोण चार्ट कहते हैं, D9 जिसे हम नवांश चार्ट कहते हैं, D12 जिसे हम द्वादशांश चार्ट कहते हैं और D30 जिसे हम त्रिशांश चार्ट कहते हैं। ये 6 हमारे षड वर्गों में आते हैं जिन्हें हमें हमेशा नोटिस करना चाहिए। ठीक है। तो इसके अलावा हम जो और रूल्स हैं जो हमें किसी भी डिविजनल चार्ट को समझने के लिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी डिविजनल चार्ट से हमें उस हाउस संबंधित रिजल्ट्स को समझना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये कहते हैं कि हम अपना D9 देख रहे हैं तो हम अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं उसको देखकर। अगर हम D7 को देख रहे हैं तो हम अपने संतान के बारे में जानना चाह रहे हैं। अगर हम D10 को देख रहे हैं तो हम अपने करियर के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हमें जिस चीज के भी बारे में समझना है, तो उससे संबंधित जो भी हमारा डिविजनल चार्ट होगा उसके लगन को हम देखेंगे। लगन पर अगर शुभ प्रभाव है, क्योंकि हमारा मेन फोकस उसके लगन पर या फोर्थ हाउस पर रहेगा, सॉरी या नहीं बोलूंगी, और लगन और फोर्थ हाउस पे लगन अगर शुभ प्रभाव में होगा तो हम ये कहेंगे उस भाव संबंधित फल हमें जरूर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है अगर हम D9 की बात करें, लगन शुभ प्रभाव में है तो शादी जरूर होगी। अगर D7 को देख रहे हैं, लगन शुभ प्रभाव में है, तो हम कहेंगे संतान जरूर होगी। अगर D10 का लगन हमारा शुभ प्रभाव में है तो हम ये कहेंगे कि हमारा कुछ ना कुछ करियर जरूर होगा, यानी हम जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे, कुछ ना कुछ हमारा सोर्स ऑफ इनकम हमारी वजह से जरूर होगा। होना चाहिए, मतलब हो सकता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति खुद ही नहीं करना चाहता तो वो अलग एक अलग चीज है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं कि करना चाहते हैं नहीं हो पाता है, तो वो तब कंडीशन होती है जब उनका लगन पाप प्रभाव में होता है। ठीक है, लेकिन अगर लगन शुभ प्रभाव में है और आप करना चाहते हैं तो आप इजीली कर पाते हैं, कर सकते हैं। तो ये चीज के लिए हमें लगन को देखा, लगन पे पड़ने वाले प्रभाव को, लगन में बैठे हुए प्लैनेट्स को, लगन पाप कर्तरी में है शुभ कर्तरी में है, लगन पे कैसे ग्रहों की युति या दृष्टि है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है किसी भी भाव के लिए।
उसके बाद सेकंड हमारा होता है कि जो लगन में राशि आती है, क्योंकि वही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी हमारा लग्नेश, किसी भी डिविजनल चार्ट का लग्नेश सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने कहा कि लगन से हमें चीजें नेचुरल तौर पे मिलती हैं, और लग्नेश वो होता है जो एफर्ट्स करके उन चीजों को हासिल करने की कोशिश करता है। ये हम अपने डी वन चार्ट के अकॉर्डिंग भी समझते हैं। तो अगर किसी का लग्नेश कोई पीड़ित प्लैनेट बनता है, पीड़ित प्लैनेट मतलब जो हमारे डी वन चार्ट में पीड़ित है, यानी हमारी कुंडली का जो प्लैनेट है डी वन चार्ट का, अगर वो पीड़ित है यानी अस्त है, बहुत बुरी तरह से अस्त है, जितना ज्यादा अस्त होगा उतना ज्यादा वो नेगेटिव माना जाएगा, या ग्रह युद्ध में हारा हुआ प्लैनेट है। ग्रह युद्ध में हारा हुआ प्लैनेट हम जानते हैं कि जब दो प्लैनेट 1 डिग्री से कम के डिफरेंस पे आ जाते हैं, जिनका मतलब डिग्री डिफरेंस जो है वो 60 मिनट से कम रह जाता है, तो हम कहते हैं वो दोनों प्लैनेट ग्रह युद्ध में हैं। उनमें से जो प्लैनेट ज्यादा डिग्री वाला होता है, कहने का मतलब है कि जो आगे होता है, उसे हम हारा हुआ प्लैनेट मानते हैं, क्योंकि हम उसे इस तरीके से देखते हैं कि एक तरीके से वो भाग रहा है, दूसरा प्लैनेट उसके पीछे है, तो कहने का मतलब है पीठ दिखाकर भागने वाला प्लैनेट, उसे हम हारा हुआ प्लैनेट मानेंगे। तो अगर ग्रह युद्ध में हारा हुआ प्लैनेट आपकी डी वन चार्ट का लग्नेश है, अगर डी वन चार्ट में जो अस्त प्लैनेट है वो आपका लग्नेश है, किसी भी डिविजनल चार्ट का, या आपकी कुंडली में 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट आपके किसी भी डिविजनल चार्ट का लग्नेश बनेगा, तो उस भाव संधि संबंधी आपको जीवन में बहुत कष्ट देखने पड़ेंगे, मतलब उससे संबंधित आपको समस्याएं घेरे रहेंगी, उनकी वजह से आपको दिक्कतें आएंगी। उसके अलावा अगर हमारे डी वन सॉरी हमारे किसी भी डिविजनल चार्ट का लग्नेश सॉरी लगन में जो राशि आई है, वो राशि किसी भी प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि होती है। हम जानते हैं मूल त्रिकोण राशि कौन कौन सी होती है, वैसे तो ज्यादातर प्लैनेट्स के जो ऑड साइन है वही मूल त्रिकोण है। जैसे कि अगर हम वीनस की बात करें तो लिब्रा, अगर हम जुपिटर की बात करें तो सेजिटेरियस, अगर हम मार्स की बात करें तो एरीज, अगर हम सन की बात करें तो लियो। तो इस तरीके से जो ऑड साइन है वो सभी उनके अपने अपने उनके मूल त्रिकोण साइन होते हैं। लेकिन मरकरी का ऑड साइन नहीं है, इवन साइन जो है यानी वर्गो साइन जो है वो उनके लिए मूल त्रिकोण है, और मून के पास अपनी ऑड साइन है नहीं, तो जो जिसमें वो उच्च के होते हैं यानी टॉरस में, उनके लिए वो मूल त्रिकोण साइन है। तो जो भी कोई मूल त्रिकोण राशि यदि किसी के लगन में आती है, किसी डिविजनल चार्ट के लगन में आती है, और ऐसी कंडीशन में उसमें राहु बैठे हैं या उसमें अष्टमेश बैठे हैं, यानी आपके डी वन चार्ट के अष्टमेश, यानी डी वन चार्ट में जो आपके 8th लॉर्ड हैं, अगर वो प्लेस्ड हो जाते हैं, तो उस भाव संबंधी आपको बहुत टेंशन रहती है, आप परेशान रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हम डी7 की बात कर रहे हैं, मतलब डिविजनल चार्ट सप्तमांश की बात कर रहे हैं। तो सप्तमांश में अगर लगन में शुभ ग्रह हैं, वो शुभ प्रभाव में है, शुभ कर्तरी में है, शुभ ग्रहों द्वारा ये द्वितीय दृष्टि है, 1st हाउस, तो हम कहेंगे संतान अवश्य होगी। अब दूसरा हमने बोला कि अगर उसमें उसका जो लग्नेश है यानी उसमें जो साइन है वो किसी ऐसे प्लेनेट की है जो कि आपके डी वन चार्ट में या तो अस्त था, या वो ग्रह युद्ध में हारा हुआ था, या वहां पे वो 8th हाउस में बैठा हुआ था, तो हम कहेंगे संतान होगी जरूर, लेकिन उस संतान की वजह से आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ सकता है। ठीक है। तीसरी बात हमने ये बोली कि अगर अगर वो प्लैनेट एक तो पहले ही वो आपके डी वन चार्ट का पीड़ित प्लैनेट है, उसके अलावा वो यहाँ पर भी यानी उस डिविजनल चार्ट में भी 6 8 12 भाव में चला जाता है, 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में प्लेस्ड हो जाता है, तो नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसके साथ साथ अगर मान लीजिए वो कुंडली का पीड़ित प्लैनेट होकर और 6 8 12 हाउस में प्लेस्ड होकर ऐसे में वो 3rd हाउस या 8th हाउस के लॉर्ड के साथ किसी तरह से कनेक्टेड हो जाता है द्वितीय दृष्टि से, तो पीड़ा और ज्यादा हो गई, यानी जितना ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव आता जाएगा, उतना ज्यादा हम ये कहेंगे कि उस हाउस की चीजों की वजह से आपको जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे में एक दूसरा रूल हमने ये बोला कि उसमें अगर किसी प्लेनेट की मूल त्रिकोण राशि आती है और उस मूल त्रिकोण राशि में क्रूर प्लेनेट प्लेस्ड हो जाते हैं, यानी दो को हमने सबसे ज्यादा माना है, पहला राहु और दूसरा 8th लॉर्ड, तो इन दोनों में से कोई भी प्लेनेट अगर प्लेस्ड हो जाता है तो हम कहेंगे तो उससे संबंधित आपको चिंताएं बहुत ज्यादा रहेंगी। तो यानी काफी हद तक हम किसी भी डिविजनल चार्ट के सिर्फ लगन को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हाउस की वजह से, इस हाउस के कारक तत्वों की वजह से, इस हाउस की जो भी चीजें हैं उनकी वजह से हमें जीवन में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या इनसे हमें सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है। उसके अलावा हम ये कहते हैं कि अगर लगन वर्गोत्तम होता है तो एक अच्छी चीज होती है,
वैसे तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि D9 में ही हमें देखना होता है कि प्लेनेट वर्गोत्तम है या नहीं। वर्गोत्तम का मतलब होता है कि जो साइन हमारे D1 चार्ट के लगन में है, अगर वही साइन हमारे D9 में भी आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारा लगन वर्गोत्तम है। वो हम D9 के लगन के बारे में बात कर रहे हैं। D9 के लगन को हम इसलिए ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि वो हमारा भाग्य का चार्ट है। और हम ये कहते हैं अगर हमारा भाग्य भाव लगन सॉरी वर्गोत्तम हो जाएगा तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, ये तो बहुत पॉजिटिव साइन है। तो जिस तरीके से हमने भाग्य भाव की बात की है उसी तरीके से हम हर भाव की बात करेंगे। हम किसी भी डिविजनल चार्ट को देखेंगे, हम D3 को देखें, हम D2 में तो खैर नहीं इस तरह की चीज हो सकती है, D3 को देखें, D7 को देखें, D12 को देखें, D10 को देखें, तो हम कहेंगे वहां पर भी अगर वही राशि आती है सेम जो हमारे D1 में है तो हम कहेंगे इस वर्ग का लगन जो है वो वर्गोत्तम है। तो ये एक अच्छी बात है। वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को दिखाता है, उसकी संपन्नता को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर हमें साथ में ये जरूर नोटिस करना है, चाहे हम वो D1 में देख रहे हैं, चाहे 7 में या 10 में या 12 में, किसी भी डिविजनल चार्ट में हम देख रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि अगर लग्नेश पीड़ित है, पीड़ित मतलब या तो वो 6 या 12 हाउस में है या नीच की या शत्रु की राशियों में है। अगर इन दोनों ही चीजें कंडीशन हो गई कि वो 6 या 12 हाउस में भी है और साथ में वो साइन में भी ऐसे में है जो कि नीच का या शत्रु राशि का है, तो नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ गई। ये चीजें तो आप अब समझ ही रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे आपको बार बार लगेगा कि इससे संबंधित कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होना है, कुछ, लेकिन अच्छा होगा नहीं, वहां सिर्फ सपने जैसा महसूस होगा, रियलिटी कभी नहीं आ पाएगी। तो जैसे अगर हम करियर की बात करें, हम D10 की बात करते हैं। D10 में हमने देखा कि जो लगन हमारा D1 चार्ट में था वही हमारा D10 में भी आ गया, तो हमने कहा कि लगन जो है D10 का वर्गोत्तम हो गया है। तो एक अच्छी चीज है, हम सोचेंगे करियर हमारा आसानी से सेट हो जाएगा, उसमें हमारा भाग्य का हमारा सपोर्ट रहेगा। लेकिन यदि लग्नेश D10 का जो लग्नेश है वो पीड़ित हो गया, 6 8 12 भाव में चला गया या वो पाप प्रभाव में चला गया, तो मतलब पाप प्रभाव मतलब थर्ड लॉर्ड और एर्थ लॉर्ड, उनको सबसे ज्यादा नेगेटिव माना है, क्योंकि एर्थ हाउस को तो हम नेगेटिव मानते हैं। थर्ड जो है वो एर्थ का एर्थ है, वैसे भी खपने वाला भाव है। तो इनके स्वामियों के साथ भी अगर कनेक्टेड हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि बार बार आपको लगेगा कि आप करियर में बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से आप वहां पीछे रह जाएंगे, नहीं हो पाएगी वो चीज। ठीक है। उसके अलावा जैसे हम अपने D1 चार्ट में देखते हैं धन योग, राजयोग, हम कहते हैं अगर धन योग काफी बन रहे हैं तो आपके पास धन अधिक मात्रा में होगा, अगर राजयोग बन रहे हैं तो आपको समाज में मान सम्मान बहुत प्राप्त होगा। तो इसी तरीके से हमें ये धन योग राजयोग अपने उस डिविजनल चार्ट में भी देखने होते हैं। धन योग हम जानते हैं सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस के कनेक्शन से बनते हैं, और राजयोग हमारे केंद्र और त्रिकोण के कनेक्शन से बनते हैं। तो ऐसे में हम ये कहेंगे कि अगर हमारे किसी डिविजनल चार्ट में धन योग बन रहे हैं तो हमारे पास वो उस चीज का धन हमारे पास होगा, यानी वो धन के रूप में हमारे पास होगी। जैसे अगर हमने कहा कि हमारे D7 में धन योग बन रहा है तो हमें कहेंगे हमारे पास एक से ज्यादा संतान होगी। अगर हमारे 10th हाउस में धन योग बन रहा है, ओ सॉरी D10 में धन योग बन रहा है, तो हम कहेंगे हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम एक से ज्यादा होंगे। इस तरीके से अगर हम D9 की बात करें उसमें धन योग बन रहा है तो ऐसे में हम सोच सकते हैं कि हो सकता है हमारे पास एक से ज्यादा पार्टनर हो, यानी एक से ज्यादा शादी के योग हो। तो ऐसे में हमें देशकाल पात्र हमेशा देखना होता है, एस्ट्रोलॉजी में हमेशा कहा जाता है कि देशकाल पात्र को जरूर देखिएगा। तो ये कंडीशन हो भी सकती है और नहीं ही भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सी जगह पे ये चीजें इतनी इजी नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कंडीशन में मान लीजिए आपके D9 में धन योग बन रहे हैं, साथ में D9 का जो सप्तमेश है यानी 7th लॉर्ड जो है वो भी अगर उच्च भावों में आ जाता है, उच्च भाव कौन से होते हैं 3 6 10 11, अगर इन्हीं हाउसेस में प्लेस्ड भी हो जाता है, अगर इत्तेफाक से वो ड्यूअल साइन में भी आ जाता है, तो हम जरूर कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि आपके एक से ज्यादा शादी के योग हैं। अदरवाइज खाली धन योग देखकर हम नहीं कहेंगे, हम कह सकते हैं कि हो सकता है आपका पार्टनर धनी हो। ठीक है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटीज शो करता है। ठीक है। और राजयोग की बात करें तो अगर राजयोग है तो हम ये कहेंगे कि उसकी वजह से उस डिविजनल चार्ट के जो भी रिजल्ट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी वजह से आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, यानी वो सम्मानित होंगे। जैसे हमने कहा कि अगर D7 में राजयोग बन रहे हैं तो हम कहेंगे आपकी जो संतान है वो समाज में सम्मानित होगी, यानी वो कहीं ना कहीं उसका स्टेटस अच्छा होगा, जो उनका नाम होगा, उनकी एक पहचान होगी। अच्छा, अगर हम D10 की बात करें, अगर उसमें राजयोग बन रहे हैं तो हम कहेंगे आपका कार्य ऐसा होगा, आपका जो भी प्रोफेशन है वो ऐसा होगा
जो समाज में सम्मानित होगा, यानी उस जो भी जिस भी डिविजनल चार्ट की हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित चीज की वजह से, उससे संबंधित जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उसकी वो एक सम्मानित होंगे, उनकी वजह से हमें सम्मान की प्राप्ति होगी। तो इस तरह की हमने बात बोली। तीसरा, अगर हम दशा की बात करते हैं तो दशा में जैसे महादशा है, महादशा अंतरदशा ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो महादशा होती है वो ऑर्डर देती है कि क्या होना है इस पूरे मेरे दशा के पीरियड में, क्या क्या इवेंट होने हैं, लेकिन करने वाला अंतरदशा होता है। तो अंतरदशा जैसा उसके साथ महादशा के साथ उसका कनेक्शन होता है, उस तरीके से उस दौरान वो इवेंट वगैरह होते हैं। तो अंतरदशा लॉर्ड यदि हमारे क्या कहते हैं, तो अंतरदशानाथ जिस भी डिविजनल चार्ट में बली होंगे, यानी क्योंकि कार्य तो अंतरदशानाथ को करने हैं। अब अंतरदशानाथ कोई भी, हर महादशा में सभी प्लैनेट्स की अंतरदशाएं चलती हैं, हम जानते हैं। तो जिस भी प्लैनेट की अंतरदशा चल रही होगी इस दौरान, जैसे हमने महादशा के लिए कहा कि ये महादशा हमारे लिए नेगेटिव है, इस दशा में हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, तो उस पूरे दौरान हमें नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जैसे जैसे अंतरदशाएं चेंज होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं। ऐसे में जिस भी प्लैनेट की अंतरदशा चल रही होगी वो प्लैनेट आपके जिस जिस डिविजनल चार्ट में बली होगा, यानी अगर वो D10 में बली है तो आपके करियर को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी वो परेशानियों का समय होगा, वो आपके जीवन के और पहलुओं के में दिक्कत दे सकता है, बट आपके करियर में दिक्कत नहीं देगा। इसी तरीके से अगर अंतरदशानाथ की हम बात करें, हम ये कहें कि वो D7 में वेल प्लेस्ड है, यानी कुंडली के शुभ भावों में प्लेस्ड है, और साइन वाइज भी वो उच्च की या स्वराशि या मित्र राशि तक है, तो हम मानते हैं कि वो प्लेनेट अच्छा है, बली है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि जो अंतरदशानाथ है वो जिस जिस डिविजनल चार्ट में वेल प्लेस्ड होगा उस वर्ग से संबंधित आपके ऊपर किसी भी तरह के संकट उस दौरान नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हम अंतरदशा को देखते हैं। इसके अलावा जैसे कोई भी प्लेनेट हमारे जो D1 चार्ट में 6, 8, 12 हाउसेस में बैठे हैं, जिन्हें हम त्रिक भाव कहते हैं, अगर त्रिक भावों में प्लेस्ड हैं, जो D1 में भी त्रिक भाव में प्लेस्ड है और यहाँ किसी भी डिविजनल चार्ट में भी वो त्रिक भाव में ही प्लेस्ड हो जाते हैं, तो वो प्लेनेट भी अपने कारक तत्वों के अकॉर्डिंग उस भाव संबंधित आपको कष्ट देते हैं। तो हम मतलब अगर हम ये कहते हैं कि अगर कोई प्लेनेट हमारे D1 चार्ट में त्रिक भाव में है तो वो किसी डिविजनल चार्ट में त्रिक भाव में नहीं होते हैं, तो अच्छा होता है, कोई दूसरे प्लेनेट होंगे चलेगा बट एग्जैक्ट वही प्लेनेट नहीं होने चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जो मोटे तौर पर हमें ये बता देती हैं कि इस डिविजनल चार्ट संबंधित चीजें हमें जीवन में सुख पहुंचाने वाली हैं, कष्ट पहुंचाने वाली हैं, हमें नाम शोहरत दिलाने वाली हैं, या हमें अपमानित कराने वाली हैं। तो हम डिविजनल चार्ट्स को मोटे तौर पर इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी डिटेल में किसी भी डिविजनल चार्ट को समझने का तरीका अलग है।